गुड मॉर्निंग क्लास, गुड इवनिंग क्लास। काफ़ी दिन बाद वी आर बैक एट आवर स्टडीज़, सो लेट्स बिगिन विद बीकॉम थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस। कुछ लेक्चर्स, एक आध लेक्चर्स तीनों सब्जेक्ट में शूट हो गई थी एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन फर्दर विद आर BRF, राइट। वी आर मूविंग ऑन फर्दर विद आर BRF। और हमने बात कर ली थी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने शुरू कर दिया था। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, और इसमें हम लोगों ने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो डिस्कस कर लिया था। आपको प्लेलिस्ट में पहले वाले लेक्चर में ये इंट्रोडक्शन पार्ट दिख जाएगा, मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा MCQs फॉर्म किए जा सकते हैं, एंड दैट इज़ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। हम अगर बात करते हैं एलिमेंट्स की, स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स का अर्थ क्या होता है? एलिमेंट्स का अर्थ होता है किसी, लेट इट बी, एलिमेंट्स का अर्थ होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना कॉन्ट्रैक्ट का होना संभव नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक कानून है और कुछ एलिमेंट्स के बिना इस कानून का काम कर पाना संभव नहीं होता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आपने जाननी है और वो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में हमने डिटेल्ड वार्तालाप की है। ऑफर का मतलब होता है जब प्रॉमिसर द्वारा, टू बी मोर स्पेसिफिक ऑफरर द्वारा, ऑफर ऑफरी को दिया जाता है, दैट इज ऑफर। और जब ऑफरी उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस के एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है? प्रॉमिस। तो कॉन्ट्रैक्ट में अनटिल एंड अनलेस कोई है जो उस चीज़ को करने की प्रपोजिशन, उस चीज़ को करने का प्रपोजल सामने ना रखे, जब प्रपोजल ही नहीं रहेगा तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ का आप करेंगे? और जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों नहीं रहेगा तो प्रॉमिस नहीं बन सकता, अग्रीमेंट नहीं बन सकता, और अग्रीमेंट नहीं बन सकता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दूसरी जो चीज़ है वो है लीगल रिलेशन। स्टूडेंट, लीगल रिलेशंस का मतलब ये होता है, हमने एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कस कर लिए थे, मतलब बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पिछले लेक्चर में, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग इट ऑल अगेन बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। एक बार आपकी अग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी का इक्विपमेंट आ जाता है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब है कि आपने, मतलब प्रॉमिसर और प्रॉमिसी द्वारा जिस अग्रीमेंट पे पहुंचा गया है वो अग्रीमेंट पूरी तरह से कानूनी रूप से सही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कानून अगर इन्वॉल्व हो गया है तो बात बहुत सीधी है कि दोनों ही व्यक्ति, प्रॉमिसर प्रॉमिसी, दोनों ही व्यक्ति कानून से बाध्य हो जाएंगे। क्लियर है? तो दैट इज़ व्हाट लीगल रिलेशंस मीन, कि अगर दोनों व्यक्ति अपने कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए दायित्व से, कर्तव्य से मुकरते हैं तो उनके ऊपर न्यायिक प्रणाली द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इज़ दैट ओके? तीसरे की बात करते हैं जो आपने लिखा है, लॉफुल कंसीडरेशन। भाई बात देखो बड़ी सिंपल है। हमारे देश का कानून कह रहा है कि भाई प्रॉमिसर जी और प्रॉमिसी जी, अगर आप लोगों का कंसीडरेशन लॉफुल नहीं है, मतलब अगर आप लोग किसी ऐसी चीज़ पर अग्री कर गए हैं जो कि इलीगल है। कंसीडरेशन का मतलब होता है, मैंने बोला कि एक काम करिए, आप जाइए उस व्यक्ति का, फलाने व्यक्ति का मर्डर कर दीजिए, हम आपको 20 लाख रुपए देंगे। क्या यहाँ पे मर्डर एक लॉफुल कंसीडरेशन है? नहीं, पूरी तरह से इलीगल है। तो लॉफुल कंसीडरेशन का अर्थ होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में
कानूनी कार्रवाई की ध्यान दी जानी चाहिए। अगर कोई इलीगल एलिमेंट है तो उसमें सुधार किया जाना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कंट्रैक्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, ज़रा बोर्ड पे आप देखेंगे, अगर सामने वाली पार्टी 18 साल से कम की है या वो अनसाउंड माइंड की है, अनसाउंड माइंड मतलब उसकी बुद्धि खराब है, या क्रिमिनली कन्विक्टेड डिक्लेयर है, ऐसे व्यक्ति द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं है, क्योंकि ये 3 व्यक्ति इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने की समर्थता नहीं रखते। 18 साल से छोटा है उसको हमने जुवेनाइल माना है, हम उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। व्यक्ति पागल हो चुका है, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और व्यक्ति अगर न्यायिक प्रणाली द्वारा एक अपराधी घोषित है, आप एक अपराधी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इज दैट ओके? नेक्स्ट आपने लिखा है ई नंबर पे, स्टूडेंट ज़रा बताएंगे। फ्री कंसेंट, भाई ये आगे चल के आपके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक निकलेगा और इस टॉपिक से आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये हो जाता है VI, मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट। फ्री कंसेंट का मतलब ये है, अगर ऑफर एक्सेप्ट करने वाले व्यक्ति की रजामंदी किसी दबाव के कारण है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल नहीं है। मिस्टर ए मिस्टर बी से बोले कि मैं आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, मिस्टर बी बोले मुझे बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मिस्टर ए बोले ठीक है। शाम को उनका बच्चा घर नहीं पहुँचा स्कूल से, उसको मिस्टर बी उठवा लिए। ये क्या है? आप हाँ बोलो वरना हम आपके बच्चे का मर्डर कर देंगे। यहाँ पे क्या कंसेंट फ्री है? नहीं। कोई भी कहेगा, बोलेगा भैया तुम ज़मीन फ्री में ले जाओ, हमारा बच्चा वापस करो। तो फ्री कंसेंट का अर्थ होता है अगर किसी वजह से, अच्छा ये केवल एक उदाहरण था जिसे हम कोअर्शन कहते हैं, उत्पीड़न कहते हैं। इसके साथ साथ आपको 5 एलिमेंट्स पढ़ाए जाएंगे, 5 रीजंस पढ़ाए जाएंगे जिनका होना इस बात को साबित करता है कि कंसेंट फ्री नहीं था। और अगर कंसेंट फ्री नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। बट देयर आर एक्सेप्शंस। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इनवैलिड नहीं, वॉइडेबल कहते हैं। क्या होता है, विल डिस्कस। फिलहाल अभी आप समझो कि फ्री कंसेंट का अर्थ है अगर रजामंदी उसने अपनी स्वेच्छा से नहीं दी है, किसी दबाव में या किसी गलती के चलते, मिस रिप्रेजेंटेशन के चलते दे दी है, तो ऐसे में उसकी कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या लिखा है आपने स्टूडेंट्स? भाई देखो बात बड़ी सिंपल है, अगर लॉफुल कंसीडरेशन है तो ऑब्जेक्टिव भी क्या होना चाहिए? लॉफुल। हमने कहा कि आप एक काम करिए, आप ए का मर्डर करके हमको दीजिए, बदले में हम आपके किसी दुश्मन का मर्डर करके आपको देंगे। ना तो कंसीडरेशन लॉफुल है ना तो ऑब्जेक्टिव लॉफुल है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होगा? बिल्कुल नहीं, दोनों लोग जेल जाओगे। इज दैट ओके? नेक्स्ट बोलिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि ऑफरर जिस रिस्पेक्ट में ऑफर दे रहा है और ऑफरी जिस रिस्पेक्ट में ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ पे मीनिंग जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है, वो सेम होना चाहिए। मतलब मिस्टर ए ने बी से बोला चलो तुमको मैं रामायण दिखाऊं, मिस्टर बी बोला चलो, और उसने बोला, अब मिस्टर बी जब रामायण गए उन्हें लगा कि वो पुरानी रामानंद सागर वाली रामायण दिखाने की बात करें। मिस्टर बी चल गए। मिस्टर बी जब पहुँचे उनको आदि पुरुष दिखाई जा रही थी। मिस्टर बी को स्ट्रोक आया, वो वहीं अपने प्राण त्याग दिए।
सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब है अगर मुझे बोला गया है रामायण दिखाओ तो मुझे रामायण ही दिखाई जाए। कोई बेवकूफ़ों की प्लानिंग प्लॉटिंग वाली मूवी को मैं रामायण नहीं मान सकती, कोई नहीं मान सकता। तो यहाँ पे मिस्टर बी को आया स्ट्रोक, वो मर गए आदि पुरुष देख के। एक बात में कह, क्या मीनिंग सर्टेन थी? नहीं। रामायण क्यों बोले? तब उसको आदि पुरुष देख के होते, वो बेचारा तभी जान जाता कि हाँ ठीक है, ये सीधे सीधे मर्डर का प्लान है। अगर प्रॉमिसर जिस रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और प्रॉमिसी उस रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या वो कुछ और समझ के कर रहा है, बाद में ये बात डिस्क्लोज होती है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा? इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। व्हाट इज द अदर थिंग? अग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का अर्थ क्या है? स्टूडेंट्स, अगर हम कहते हैं कि ये अग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर हो चुका है, इसका अर्थ ये है, वॉइड का अर्थ होता है शून्य, जीरो। तो इफ द अग्रीमेंट हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, इट मीन्स दैट, मान लीजिए आप यूक्रेन में रह रहे हैं और यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। आप यूक्रेन के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और यूक्रेन की सरकार ने अभी अभी एक गज़ेट निकाला जिसके अंतर्गत यूक्रेन और रशिया में अब व्यापार संभव नहीं है, फिर भी आप रशियन व्यापारी द्वारा व्यापार कर रहे हैं सरकार से बच के, और वो रशियन व्यापारी ने आपको पैसे नहीं दिए, तो आप अपनी यूक्रेन की सरकार से जस्टिस का मांग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही इस अनुबंध को इलीगल या वॉइड घोषित कर दिया है। वो वॉइड घोषित कर चुके कि हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को शून्य मानेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर कानून द्वारा किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी प्रोविज़न को वॉइड घोषित किया गया है और उस प्रोविज़न को आप फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, तो आप न्याय की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पहले ही शून्य घोषित करार दिया जाए। बोलो, नेक्स्ट बताओ। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का अर्थ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के योग्य होना चाहिए। आजकल आप अपने YouTube शॉर्ट्स पे और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होंगे, एक महोदय हैं जो कहते हैं कि एक तेरे वास्ते मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा कोई गाना है, ऐसा ही कुछ है ना वो। क्या ये पॉसिबल है? महाशय कह रहे हैं हीरोइन से कि तेरे वास्ते मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, पॉसिबल है? तुमको स्पेस में भेजेगा कौन? रॉकेट को लॉन्च करने का खर्चा उठाएगा कौन? इलॉन मस्क तुम्हारा चाचा बैठा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है? अरे नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। कल को मोहतरमा उनसे शादी करी और बोली कि भैया ये चांद तारे तोड़ने को बोला था, अब बताइए, हम तो चांद पे प्लॉट लेने वाले थे। कानून बोलेगा ऐसा है, ये लो गवर्नमेंट ग्रांट, दोनों जाओ पागल खाने, इलेक्ट्रिक शॉक लो, इलाज करवाओ। जो चीज़ की परफॉर्मेंस संभव ही नहीं है उस पे अगर आप, प्रॉमिसर बोले मैं चांद तारे तोड़ूंगा, प्रॉमिसी बोली तोड़ोगे तभी शादी करेंगे, हाँ कर लो मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। उसके बाद प्रॉमिसी पहुंची कोर्ट में, शादी हमने कर ली, मेरे घर पे चांद तारे नहीं है। कानून बोलेगा यू गाइज नीड मेंटल असाइलम एज सून एज पॉसिबल। तो जो 9वीं चीज आपने लिख रखी है कि दैट शुड बी एबल टू बी परफॉर्म, द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एबल टू बी परफॉर्म्ड until and unless the things are practically logical and rational, that will never be a contract, because contract needs enforceability, and enforceability relates to the practicality of the object and the consideration. Is that okay? What is the next one? Legal formalities. Okay, legal formalities. What does this mean? See, कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में 10 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट खुद में तो एक कानून है, मगर वो जिस चीज़ के अंतर्गत बन रहा है उसका भी एक कानून होगा. So if a contract is dealing with several other legal formalities, to make sure that those legal formalities are also complied by. Because if two acts are clashing over here, which one has a higher weightage and which one has a higher burden of proof? वो डिपेंड करता है कि आपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ कितनी कंप्लाई की हैं, कितनी इम्प्लीमेंट की हैं. If there are certain legal formalities which have not been implemented or complied by, then again this contract will cease to be a valid contract. Is that okay? Anything else? Okay, show me. See, आपने दो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लिखा है, द टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट. स्टूडेंट, टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने जो लिखवाया था उसका अर्थ ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जिसको एक संभावित समय में पूरा करना ही सही है. कल पेपर है और परसों वो पेपर लीक हो रहा है, क्या उसका कोई मतलब है? अरे नहीं भाई, क्वेश्चन पेपर तब तो सबके पास होगा. अगर पेपर कल है, आज लीक करा के दो शाम तक, गलत चीज़ है, इसमें पढ़ना मत. और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक कंपनी की यहाँ पे बात की जा रही है. So with that being said, are we complete with the elements of a valid contract, students? Okay, too good.